नमस्ते। मेरा नाम अमन राज। आज का जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है? वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आता है। तो फंडामेंटल राइट्स का अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या होना चाहिए? फंडामेंटल राइट्स वो एथिकल स्पिरिट है जो इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी को जस्टिफाई करता है। मतलब फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल rights are those rights which is ethical spirit of equality, fraternity and liberty। मतलब फंडामेंटल राइट वो है जो इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी पे आदि पे बेस्ड है। तो सबसे पहले अगर लिखित दस्तावेज अगर फंडामेंटल राइट का कहीं पे है तो वो ब्रिटेन में था, ग्रेट ब्रिटेन में था, जिसको मैग्ना कार्टा एक्ट कहा जाता है। 1215 का टाइम था जब इंग्लैंड में एक राजा था जॉन, उसने लोगों को मौलिक अधिकार देने का फैसला लिया। तो जिस दस्तावेज के थ्रू वो लोगों को मौलिक अधिकार दिया उसको मैग्ना कार्टा एक्ट कहा जाता है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मैग्ना कार्टा का भाग कहा जाता है। मतलब फंडामेंटल राइट्स इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब फंडामेंटल राइट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा एक्ट कहा जाता है, मैग्ना कार्टा चैप्टर कहा जाता है, जो पार्ट 3 में आता है। तो हमारे पास फंडामेंटल राइट 7 फंडामेंटल राइट थे। अब हमारे पास फंडामेंटल राइट बचा है 6। तो एक फंडामेंटल राइट का क्या हुआ? एक फंडामेंटल राइट 1978 में जब जनता गवर्नमेंट आई थी तो उसने राइट टू प्रॉपर्टी को ओमिट कर दिया, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया। क्योंकि जो हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जो बिहार से ही बॉर्ड था वो प्रॉपर्टी पे ही आधारित था। मतलब अगर देखा जाए तो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, चौथा, 7वां, 39, 40, ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट थे वो सभी राइट टू प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड थे, प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड थे। लेकिन जो पहला एक्ट था वो बिहार से जो शुरू हुआ था, बिहार से जो सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था कि फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी है तो फिर हमारा प्रॉपर्टी को क्यों छीना जा रहा है, झपटा जा रहा है, जो भी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय अपना निर्णय सुनाया था कि ठीक है फंडामेंटल राइट है लेकिन कुछ लिमिट होगा उसका कि आप कितना लैंड ऑक्यूपाई रख सकते हो, अपने अंदर रख सकते हैं। तो वो था। तो अगर हम देखें तो पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बीच में है। ठीक है, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, सभी कानून के सामने इक्वल है, कानून के सामने। मान लीजिए कि कोई चपरासी है और एक कलेक्टर है जो एक आर्टिकल 14 के ईंट पे खड़ा है, ब्रिक्स पे खड़ा है, तो दोनों इक्वल है। लेकिन अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो कानून के नज़र में कौन कल्प्रिट है, उस पर कार्रवाई होगा। ठीक है, मतलब इसमें क्लास डिवीज़न है। इसका ड्रॉबैक भी अगर आप देखोगे तो राइट टू इक्वालिटी में एक ड्रॉबैक भी है कि ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, सभी कानून से पहले समान है, कानून में समान है, लेकिन उनका क्लास डिवीज़न है। कोई चपरासी है, कोई फार्मर है, कोई कलेक्टर है, सबके अपने अपने लीगल राइट है। ठीक है, इनका ड्रॉबैक। राइट टू फ्रीडम, हमें फ्रीडम है मूवमेंट का, ट्रेड का, एसोसिएशन फॉर्मेशन करने का, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करने का, हड़ताल पे बैठने का, पीसफुल हड़ताल को ऑर्गेनाइज करने का, घूमने का, फिरने का, ट्रेड का, कुछ का भी हमें फ्रीडम है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ कि हमें भूख लगे या ना लगे, हम सोए या ना सो, इन सभी का हमारे पास फ्रीडम है। लेकिन क्या इसका भी एक ड्रॉबैक है? हाँ, इसका भी ड्रॉबैक है। क्या है कि हमारा फ्रीडम कभी भी छीना जा सकता है, डेरोगेट किया जा सकता है। कब, कैसे? जब हमारे देश में इमरजेंसी सिचुएशन होते हैं, जब आपातकाल की मतलब सिचुएशन क्रिएट होते हैं तो प्रेसिडेंट क्या करता है, आर्टिकल 352, 356 और 360 के तहत इमरजेंसी लगाता है, आपातकालीन लगाता है, आपातकाल की घोषणा करता है। लेकिन एक बात, क्या प्रेसिडेंट स्वतंत्र है किसी भी राज्य में या देश में आपातकाल स्थिति का घोषणा करने में? नहीं।
उसको एडवाइस लेना पड़ेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। मतलब प्रेसिडेंट के अंदर पावर है कि वो इमरजेंसी लगा सकता है, लेकिन उसे किससे अपना अनुमति लेना पड़ेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर बोलेंगे कि यस दिस इज़ द राइट सिचुएशन टू इन्फोर्स इन इमरजेंसी इन द कंट्री, तो इमरजेंसी लगेगा। तो हमारा फ्रीडम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? एक्सप्लॉइट हो रहा है। लेकिन अगर हमारा फ्रीडम एक्सप्लॉइट हो रहा है तो क्या हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट पहले नहीं जा सकते थे, जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं आता था। लेकिन जब जनता गवर्नमेंट आया तो इमरजेंसी पे संशोधन हुआ, तो ये बताया गया कि ठीक है, अगर किसी के राइट वायलेट हो रहे हैं तो इमरजेंसी के समय में या कहीं भी, तो जुडिशियल रिव्यू का ऑप्शन क्रिएट हुआ था। पहले जुडिशियल रिव्यू का ऑप्शन क्रिएट नहीं था, लेकिन बाद में जुडिशियल रिव्यू का इमरजेंसी प्रोविज़न से जोड़ दिया गया। मतलब क्या? जुडिशियल रिव्यू क्या कि हाँ, उस पर तर्कसंगत निर्णय दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का बेंच फैसला करेगा कि सच में राइट वायलेट था, ठीक है, अगर इमरजेंसी क्रिएट हुआ था तो क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों राइट वायलेट किया गया। चूँकि इमरजेंसी के टाइम मीसा एक्ट भी पास हुआ था, बहुत सारा ऐसा एक्ट पास हुआ था, तो जनता गवर्नमेंट ने इन सभी चीज़ों को जुडिशियल रिव्यू में ला दिया। और सबसे पहले जनता गवर्नमेंट ने क्या किया था कि राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया था फंडामेंटल राइट से और इसको लीगल राइट में जोड़ दिया था। ठीक है, एक बात और, लीगल राइट में जोड़ने के बाद क्या हुआ था कि इसे कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट बने देने रहा। मतलब राइट टू प्रॉपर्टी को रिमेन द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, रिमेन द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इसमें आर्टिकल 300A जोड़ दिया गया और कंपेंसेशन वर्ड से डिनोट कर दिया गया। मतलब राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं रहा, लेकिन लीगल राइट रहा, जिसको आर्टिकल 300A में जोड़ के कंपेंसेशन वर्ड ऐड कर दिया गया। ठीक है, अब हम देखेंगे राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 से 24 के बीच में। ठीक है भाई, हम किसी को भी फोर्स्ड लेबर का ऑफ़र नहीं कर सकते, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका भी ड्रॉबैक है, जो रूल और रेगुलेशन से बनाया गया है, पार्लियामेंट के रूल और रेगुलेशन से। जैसे मैनुअल स्कैवेंजर्स एक्ट, मैनुअल स्कैवेंजर्स एक्ट 1993 में भी आया था और मॉडिफाई कर दिया गया 2013 में। मतलब जो नाले की सफाई करते या सफाई कर्मचारी हैं, उनको तो हम एक नीचे लेवल का काम करवा रहे हैं। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि उनको किसी को भी एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा इन रिगार्डिंग टू देयर वर्क। लेकिन फिर भी हमारे पास रूल और रेगुलेशन फ्रेम किए गए ताकि हमारे सोसाइटी का भला हो, सोसाइटी साफ़ सुथरा रहे, हमारा वातावरण साफ़ सुथरा रहे। तो रूल और रेगुलेशन में उनको बांध दिया गया, जो कानून 1993 में भी आया था और 2013 में भी आया था। अब क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हाँ भाई, हमें स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है कि हम किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते, किसी भी रिलीजन को अपना सकते। लेकिन हाल के दिनों में कुछ बीजेपी शासित राज्यों में कुछ कानून पास किए गए, जिनको कॉमनली कहा जाता है लव जिहाद कानून। लव जिहाद कानून, इसके ड्रॉबैक हैं। क्या है इसके ड्रॉबैक? फ्रीडम ऑफ रिलीजन के कि ज़बरदस्ती धर्मांतरण करवाया जा रहा है। क्रिश्चियन मिशनरीज़ का आप एग्जाम्पल लीजिए, तो भारत में आए हैं और छोटे तबके दलित वर्गों को ये कहते हैं कि आप क्रिश्चियन अपना लो, हम आपका सारा खर्चा उठाएंगे, आपकी आर्थिक स्थिति सुधार देंगे। बहुत सारा प्रलोभन दिया जाता है। जैसे बहुत सारा ऐसा जगह देखोगे, ज़बरदस्ती किसी एक धर्म को दूसरे धर्म में कन्वर्ट करवाया जाता है। तो इसका ड्रॉबैक था। तो उसमें क्या किया कि बहुत सारे बीजेपी शासित राज्यों ने लव जिहाद कानून पास कर दिया, और ये करना कानूनन अपराध है, कानूनन जुर्म है। फिर है हमारे पास कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है भाई, हमारे पास कल्चर बचाने का भी राइट है, जो कॉमनली हम देखेंगे शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में, जो एसटीज़ और एससी जो हिली रीजन है नॉर्थ ईस्टर्न के, वहाँ पे ये लागू होते हैं। एजुकेशनल राइट भी है। ठीक है, ऐसा है कि 1992 में एकलव्य मॉडल स्कूल का निर्माण का पार्लियामेंट में पास हुआ था। मतलब ये कि जहाँ पे 20,000 जनसंख्या है SC STs के, वहाँ पे एकलव्य मॉडल टाइप का स्कूल बनाया जाएगा। मतलब ये कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने, फंडामेंटल राइट ने अधिकार दे रखा है कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को और माइनॉरिटी राइट को आगे कर सकते हैं। लेकिन इसके भी ड्रॉबैक हुए। इसके ड्रॉबैक ये हुए कि कैग ने कुछ साल पहले रिपोर्ट सुनाया था कि जो पैसे उन पे खर्च होना चाहिए वो पैसे उन पे खर्च नहीं हो रहे, मतलब जो इनसे वंचित है उन पे खर्च नहीं हो रहे। तो ड्रॉबैक सबका है। ठीक है, फिर है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज़, जो आर्टिकल 32 में, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फंडामेंटल राइट का। क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको मैं जस्टिफाई करता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया,
तो वो क्या कर सकता है, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है। लेकिन इन रिगार्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का पावर ज़्यादा है। ये सिर्फ फंडामेंटल राइट को ही डील नहीं करता आर्टिकल 226, बल्कि लीगल राइट को भी डील करता है। लीगल राइट क्या होते हैं, वैसे राइट जो अदर देन फंडामेंटल राइट होते हैं, मतलब फंडामेंटल राइट का पार्ट ना होके हम किसी और राइट को एंजॉय करते हैं, हम और किसी और राइट को लिबर्टी के जैसे देखते हैं, वो हमारा लीगल राइट है। जैसे सबसे पहले लीगल राइट का अगर देखा जाए तो हमारे फंडामेंटल राइट से ही लिया गया राइट टू प्रॉपर्टी, जो पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन बाद में इसको 300A आर्टिकल जोड़ के लीगल राइट बना दिया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के टाइम में। ठीक है, तो ये हमारा लीगल राइट। तो लीगल राइट में क्या आता है, लैंड आता है, टैक्सेस आते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स आते हैं। तो ये चीज़ आप जान लीजिएगा। लीगल राइट में अगर जनरल बात किया जाए तो लैंड आता है, टैक्स आता है, ट्रेड आता है। मतलब अगर हमारा इन सभी में से कोई भी लीगल राइट अगर वायलेट हो रहा है तो हम हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं बाय आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर हमारा सिर्फ फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो आर्टिकल 32। मतलब एक वाइडर स्कोप आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। ठीक है, और अब इतना तक तो हम जान रहे हैं। तो एक चीज़ आपको मैं बता दूं, क्या हमारा फंडामेंटल राइट छीना जा सकता है? एकदम इसका एग्जैक्ट आंसर है हाँ, छीना जा सकता है इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी। मतलब अगर देश में इमरजेंसी का सिचुएशन क्रिएट होगा तो हमारा फंडामेंटल राइट पार्लियामेंट लॉ से छीन सकती है और इसका घोषणा प्रेसिडेंट को करना पड़ेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे। ठीक है, अब एक चीज़ आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या फंडामेंटल राइट को बदला जा सकता है? सिंपल सा जवाब है हाँ भाई, फंडामेंटल राइट को हम बदल सकते हैं। उसके लिए हमें भारत के संविधान आर्टिकल 368 की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट को हम बेसिक स्ट्रक्चर भी मानते हैं, है भी। तो आर्टिकल 368 में क्या होता है, कैसे हम फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकते हैं। इसका रिसेंट एग्जाम्पल 2019 में देखिएगा, आधार एक्ट आया था। आधार डायरेक्टली लिंक विद द प्राइवेसी। तो जब सुप्रीम कोर्ट का बेंच का जब बैठक हुआ तो उसने ये कह दिया कि यस, आधार इज़ द राइट ऑफ प्राइवेसी, दैट इज़ द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, but it is not the proof of citizenship and a fundamental right is not the permanent right. It can be taken anytime, any place, anywhere. ठीक है, in the context of Indian Constitution. मतलब फंडामेंटल राइट का पार्ट है प्राइवेसी, प्राइवेसी इज द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो आधार प्राइवेसी से लिंक था। तो हमारे 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बेंच ने ये फैसला सुनाया कि हम कभी भी जो फंडामेंटल राइट है उसको ले सकते हैं। जब कंट्री में ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए, माहौल ख़राब हो जाए, इमरजेंसी का सिचुएशन हो जाए, तब हम ऐसा कदम उठाने में ये स्वतंत्र है। तो आधार एक्ट सबसे पहले 2008 में आया था और 2009 आते आते इसने वाइडर स्कोप ले लिया था और 2019 में 16-17 के टाइम में आधार कानून बन गया जो कि प्राइवेसी से डील करता था। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने ये भी कह दिया था कि आधार इज़ नॉट द प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, यस इट इज़ अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, बट इट कैन बी टेकन मीन्स डैट कि दिस फंडामेंटल राइट इज़ नॉट अ परमानेंट राइट इन नेचर, परमानेंट राइट्स इन नेचर। क्यों सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कहना पड़ा? क्योंकि रोहिंग्या बांग्लादेशी जो भारत में आके बस रहे हैं, उन्होंने आधार बनाना शुरू कर दिया। अब अगर वो आधार दिखा के ये बोलेंगे कि हम भी भारत के नागरिक हैं, तो ये कहाँ से संभव है? क्योंकि आधार को लेकर सबसे पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि हाँ भाई, आधार सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, बल्कि दिस इज़ द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। ये एक पहचान का प्रूफ है कि आप एग्जिस्ट करते हो कहीं ना कहीं इंडिया में, लेकिन यह सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं। जब CAA और NRC बिल हमारे देश में 2019 में पास हो रहा था, उस टाइम भी ये भी क्लेरिफाई कर दिया गया कि आधार इज़ नॉट मैंडेटरी टू प्रूव द सिटीजनशिप। आधार मान्य नहीं होगा सिटीजनशिप प्रूफ करने में। हाँ, ये आपके आइडेंटिटी का पहचान हो सकता है, लेकिन आपके सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं हो सकता आधार। ठीक है, तो ये हमारा पहले ही से क्लियर था। लेकिन आर्टिकल 368 के तहत हम फंडामेंटल राइट के किसी भी पार्ट को चेंज कर सकते हैं, मतलब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर सकते हैं। उसके लिए क्या जरूरी होता है? स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट का कंसेंट होना जरूरी है। मतलब स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है? जो 2/3 मेजोरिटी से पास कर दे और हाफ ऑफ द स्टेट मिल के पास कर दे, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर को आराम से चेंज किया जा सकता है। लेकिन अगर हाफ ऑफ द स्टेट पास ना करे, 2/3 मेजोरिटी से ही पास हो, तो वो कानून पार्लियामेंट पास नहीं कर सकती है। ऐसा है।
और कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है जो जिसको पार्लियामेंट ने लेजिस्लेटिव तौर पे बनाया, जैसे आर्टिकल 33, 35, 105। ठीक है, इन सब में क्या है कि आर्टिकल 33 क्या है, आर्टिकल 33 ये है कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, लिमिट कर सकती है आईबी के लिए, पैरामिलिट्री फोर्स के लिए। क्यों भाई? क्योंकि अगर आईबी को फंडामेंटल राइट पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगी तो वो कहीं भी जाके अपने देश की सुरक्षा के बारे में उगल सकता है, कुछ भी कह सकता है। तो आर्टिकल 33 के अंदर आर्टिकल 35 क्या है कि आर्टिकल 33 के लॉ को फ्रेम करने का पावर सिर्फ पार्लियामेंट को है, न कि स्टेट को। ठीक है, और आर्टिकल 105 क्या है कि अगर हाउस में प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं तो उस पर कोई भी सवाल जवाब नहीं करेगा, कोई भी कोर्ट नहीं जाएगा कि ऐसा बात क्यों बोला गया। जैसे नीतीश कुमार ने जो बोला था तो कोई भी आदमी कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे राइट दे रखा है आर्टिकल 105 में। मतलब अदर देन फंडामेंटल राइट ये सब राइट है जो पार्लियामेंट ने एक स्मूथ वर्क के लिए लेजिस्लेट किया हुआ है, एक कानून के तहत उसको कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दिया है। ठीक है, लेकिन एक बात, प्राइवेसी का तो बात हम कर लिए, लेकिन रिजर्वेशन जो कि एक सबसे महत्वपूर्ण गर्म मुद्दा बना होता है देश में, रिजर्वेशन भी एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन इसमें भी कुछ ओबीसी को मिलते हैं, कुछ ओबीसी को नहीं मिलते हैं। जो ओबीसी जिनके माता पिता ग्रुप ए या ग्रुप बी के ऑफिसर हैं, या फिर इंडियन आर्मी में है, इंडियन एयरफोर्स में या इंडियन नेवी में कर्नल रैंक से संबंधित रखते, कर्नल रैंक के अधिकारी होते हैं या ग्रुप ए रैंक के अधिकारी होते हैं। और तीसरा, जिसके पास वैल्यूएबल एसेट है, उनको रिजर्वेशन का अधिकार नहीं है जो ओबीसी में आ रहे हैं। ठीक है, जैसे पूजा खेड़कर, उसने फेक ओबीसी सर्टिफिकेट बना के यूपीएससी क्लियर कर लिया, तो बाद में क्या हुआ, निष्कासित होना पड़ा। तो मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है नॉट ओनली डीलिंग विद द बेसिक स्ट्रक्चर दैट इज पार्ट 3 रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट, बट अदर देन फंडामेंटल राइट्स वी हैव सम एक्सटेंशन ऑफ राइट, मतलब एक्सटेंडेड राइट दैट इज द लीगल राइट or that is the depend on constitutional validity according to the parliament that they legislate the rule, they frame the law for the smooth functioning of the country. ठीक है, तो other than this is, और एक चीज़ आपको और बता दूं, ये बता दूं कि डीपीएसपी का हमेशा कंट्राडिक्शन होता रहा है फंडामेंटल राइट से। तो आर्टिकल 31C फ्रेम किया गया जो आर्टिकल 14 को रिस्ट्रिक्ट रखेगा, आर्टिकल 14 को के लिमिट के पावर के लिमिटेशन को बताएगा। मतलब आर्टिकल 31C फ्रेम किया गया जो ये बताया गया कि अगर डीपीएसपी में कोई कानून बन रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है। लेकिन एक चीज़ और है, आर्टिकल 13 ये कह रहा है कि पार्लियामेंट कोई कानून ऐसा बना रही है जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो वो कानून वैध नहीं होगा, वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएगा। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू वो होता है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज बैठते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या यह जो निर्णय लिया गया है सही है या नहीं है। पहले जुडिशियल रिव्यू का प्रोविज़न 9th शेड्यूल में आया था, लेकिन बाद में 9th शेड्यूल को भी जुडिशियल रिव्यू के से बाहर कर दिया गया। मतलब कि हाँ, जो भी 9th शेड्यूल में है पहले जुडिशियल रिव्यू नहीं होता था, लेकिन बाद में एक्सटेंडेड कर दिया गया कि हाँ देखना पड़ेगा कि 9th शेड्यूल में कुछ ऐसे हैं जो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। मतलब अकॉर्डिंग टू डेमोग्राफी हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अकॉर्डिंग टू लाइफ लिबर्टी हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, लेकिन समय की बढ़ती मांग से हम संविधान को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपको ये बता दिया कि हाँ हमारे पास ये फंडामेंटल राइट है, पार्ट 3 में है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट थे, लेकिन बाद में आर्टिकल 300A के तहत जोड़ दिया गया। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच कंट्राडिक्टरी होते हैं, बात विवाद होते हैं, तो आर्टिकल 31C क्रिएट कर दिया गया। फिर हमारे पास आधार एक्ट है जो प्राइवेसी के बारे में बता रहा था, लेकिन ये भी बताया कि आर्टिकल 368 के तहत हम कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को चेंज कर सकते हैं, इवन बेसिक स्ट्रक्चर को भी चेंज कर सकते हैं। और एक चीज़ और राइट मिला है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे राइट दे रखा है जो फंडामेंटल राइट में डिस्कस नहीं किया गया है, वो है राइट ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर। राइट ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, ये क्या होता है कि जब ये अपना
कार्यकाल करते रहता है, जब ये अपना पद पे बैठा रहता है तो उस पर कोई भी सिविल और क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगेंगे। ये गवर्नर और प्रेसिडेंट के फंडामेंटल राइट हैं। मतलब जब वो वर्किंग में होंगे, जब वो अपने पद पे बैठे होंगे तो उन पर कोई भी सिविल और क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगेंगे। ये इनके फंडामेंटल राइट है। हमारे फंडामेंटल राइट 7 थे जो बाद में 6 हुए। प्रॉपर्टी के राइट को हटाया गया। हमने जो डिस्कशन किया, आधार एक्ट के बारे में डिस्कशन किया, लीगल राइट के बारे में डिस्कशन किया कि हमारे पास लीगल राइट क्या है अदर देन फंडामेंटल राइट, जो फंडामेंटल राइट से ही मिलके बने हैं। जैसे क्या है, लैंड से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड प्रॉब्लम। और हमें जब ऐसा लगेगा कि फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाएंगे। लेकिन हाई कोर्ट का जो जुडिशियल होता है वो काफ़ी वाइडर स्कोप है। हाई कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट को ही डील नहीं करता है, बल्कि वो लीगल राइट पे भी अपना फैसला सुरक्षित रखता है, फैसला सुनाता है। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बता दूं, जो बताना चाहिए, आर्टिकल 13 में क्या होता है। आर्टिकल 13 में कुछ ऐसे भी कानून होते हैं जो अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट भी करे तो उस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया जाता। जैसे ऑर्डिनेंसेस मतलब एक टेम्प्रोरी लॉ, कुछ देर के लिए कानून, ठीक है। अगर ये फंडामेंटल राइट को वायलेट भी कर रहा है तो उतना देखा नहीं जाएगा, नेग्लिजिबल है। लेकिन अगर डायरेक्टली फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो वो जुडिशियल रिव्यू के स्कोप में आएगा। तो हमने आपको इतना बता दिया, एकदम बेसिक बता दिया कि फंडामेंटल राइट में हमारे पास क्या क्या राइट है। कुछ फंडामेंटल राइट से जो टूट के बने वो उसको लीगल राइट करार दे दिया गया। फिर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में हमेशा बात विवाद होते रहे, जो आर्टिकल 31C आर्टिकल 14 के पावर को लिमिट किया। फिर आधार एक्ट के बारे में मैंने बताया। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट दे रखा है प्रेसिडेंट और गवर्नर को, ये इनका फंडामेंटल राइट हुआ। फिर हाउस ऑफ प्रोसीडिंग होंगे तो उसमें अगर कोई सवाल जवाब करेगा तो उसको लेकर हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों को हम आपके सामने रख दिए हैं और ये काफ़ी है, ये एक बेसिक है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। और इससे ज़्यादा कोई पूछने वाला है नहीं, इस इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं। और सबसे आखिरी में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि फंडामेंटल राइट हो या संविधान का कोई विभाग कभी भी चेंज हो सकता है और कभी भी इसे पार्लियामेंट छीन सकती है, आराम से छीन सकती है। उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी बाय 2/3 मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट कंसेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे आधार में हुआ था, रिसेंट की ही घटना है, आधार को ऐसे ही पास किया गया था, आधा से अधिक स्टेट ने अपना सहमति दे दिया था, ठीक है। जितना बताया हूँ उतना काफ़ी है। तो इसी के साथ मैं अपना क्लास समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना। थैंक यू।